राजीव जी, आप इलेक्शन की बात कर रहे थे। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन बीएमसी इलेक्शन के लिए हुआ है? राजीव पांडे जी। नहीं, देखिए, ये इलेक्शन बीएमसी गठबंधन के लिए नहीं हुआ, बीएमसी इलेक्शन के लिए नहीं हुआ है गठबंधन। ये गठबंधन जो हुआ है, आप चाहे जो जितनी भी बातें कर लें, कोई विषय ये है कि जो शिवसेना 2.5 साल से सरकार चल रही थी, बार बार हो रहा है कि 2 लोग सरकार चला रहे थे। इससे पहले की जो 2.5 साल की सरकार थी वो एक आदमी चला रहा था, अजीत दादा पवार साहब, वो सरकार चलाते थे। और सब लोग तो ऐसे ही, शिवसेना वालों को कुछ पता थोड़ी चलता था, वो तो पूरे महाराष्ट्र को पता था कि एक शिवसेना को आप कमजोर करना चाहते थे, आपने किया। बीएमसी में शिवसेना का दबदबा है, वहां आप नहीं पहुंच पा रहे थे, सहारा बने एकनाथ शिंदे। राजीव मानना है कि, देखिए, मेरा ये मानना है कि एक ही आदमी सरकार चला रहा है। जब हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, अशोक जी, जब हम लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र मुंबई में, तो भारतीय जनता पार्टी को 82 और शिवसेना को 84 सीट आई थी। भूलिए मत हमारी ताकत। भारतीय जनता पार्टी, जब हम अलग अलग चुनाव लड़े थे 2019 में, तो 15 सीट हमको आई, 15 सीट उनको आई विधानसभा में 33 में से, और 7 सीट एनसीपी कांग्रेस को गई थी, जो दूसरे प्रकार के लोगों का सीट है। आपको पता ही होगा कि वो किस प्रकार का सीट है। वो ज्यादातर लोग कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ बसे हुए हैं, मैं उसमें नहीं ज्यादा कहता। मेरा यह कहना है कि भाजपा और शिवसेना में 2 चुनाव का रिजल्ट अगर आप देख लें तो बराबरी की लड़ाई रही है। 82-84 कॉर्पोरेशन के चुनाव में और विधानसभा में 14-15 की लड़ाई रही। हम आगे थे, हम नंबर 1 पार्टी थे 2014 के विधानसभा चुनाव, जब हम अलग अलग लड़े। अब विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस बढ़ा है। मुंबई में हम शिवसेना ज्यादा सीटों पर लड़ती थी, हम कम सीटों पर लड़ते थे। हम लोग अब अलग अलग लड़के देख लिए हैं। जहां तक है शिवसेना की जो परिस्थिति थी, जो इंटरनल इश्यूज थी, वो इतनी भयावह थी कि भारत के इतिहास में पहली बार लोगों ने मंत्री पद को छोड़ करके बाहर जाना उचित समझा। अब इसके पीछे क्या कारण है, अशोक जी बताएं, जगदाले साहब बताएं। बड़े अशोक जी तो लगातार बना रहे हैं, लेकिन बताएंगे यहाँ पर किशोर जी। लगातार बोल रहा हूँ, यदि ईडी को केंद्र सरकार बंद कर दे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को, तो इस देश में कोई सरकार गिरेगी नहीं। पांडे जी, छोड़ दीजिए इस बात को। बहुत अपने ये आगे विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जिस दिन आप चाहेंगे, हम 4 घंटे इस पे लगातार केस बाय केस 40 विधायकों पे बात करूंगा, 40 विधायकों पे बात करूंगा, हर राज्य पे बात करूंगा। ये बात तो छोड़ दीजिए कि अंदरूनी झगड़े थे। अंदरूनी झगड़े तो आपके यहाँ भी बहुत है। आपके राजस्थान से लेके कौन सा राज्य है जहाँ अंदरूनी झगड़े नहीं है? पांडे जी, छोड़ दीजिए इस बात को। हर राजनीतिक दल में अंदरूनी झगड़े होते हैं। गुजरात में हुई नहीं, आपने पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जब एक राम राज्य चल रहा था। क्या कम थी उस सरकार में? वो तो राम राज्य चल रहा था। गुजरात में तो नरेंद्र मोदी के समय से राम राज्य चल रहा है। लेकिन नहीं, ठीक है राजीव जी, अशोक जी सही कह रहे हैं, क्योंकि आप पर शुरुआत से ये देखा जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा आप घेरते हैं, आप कमजोर करते हैं, मनोबल तोड़ते हैं और फिर अपने दम पर सरकार बनवाते हैं आप। अशोक जी मेरे बीच में आ गए थे, मेरी एक लाइन सुन लीजिए। राजीव जी जल्दी से, फिर मुझे 2 मेहमान और उनके पास जाना है। खत्म कर रहा हूँ जी। देखिए, डिफरेंस पॉलिटिक्स में हो सकता है, लेकिन जो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, जो एक आइडियोलॉजी पे बेस है, बहुत दुखी मन से भी वो पार्टी में रहते हैं। मैं ऐसे नेताओं के नाम बता सकता हूं जो दुखी मन से बैक सीट लिए और फिर फ्रंट सीट पे आ गए। ये आइडियोलॉजी और नॉन आइडियोलॉजी बेस्ड परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो है ना, उस पे ये सब चलता है। आइडियोलॉजी हरियाणा में कौन सी आइडियोलॉजी है चौटाला आपकी? हरियाणा में कौन सी आइडियोलॉजी है चौटाला आपकी? पीडीपी के साथ कौन सी आइडियोलॉजी है आपकी? जो ये अशोक जी आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर राजीव पांडे जी, जो लोग आपके साथ आ गए, क्या वो आइडियोलॉजी के साथ आ गए? जो कांग्रेस से आपके साथ आ गए बीजेपी में, वो आइडियोलॉजी के साथ आ गए? नहीं, रुकिए एक मिनट राजीव जी, आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो अशोक जी अभी वहाँ जम्मू कश्मीर भी चले जाएंगे। आपने किसके साथ कहाँ गठबंधन किया था वो भी सामने आएगा। किशोर तिवारी जी, अशोक जी 1 मिनट, और राजीव जी मैं आ रही हूँ 1 मिनट, रुकिए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए, 1 मिनट रुकिए। राजीव जी रुकिए। किशोर तिवारी जी, अब क्या उम्मीद है आपको देश की सर्वोच्च अदालत से, क्योंकि जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें शिंदे गुट की तरफ से यह कहा गया है कि उनके पास मात्र 16 विधायक हैं, हमारे पास 39-40 हैं, तो हम असंवैधानिक कैसे हैं? अब तो सब कुछ हमारा है। नहीं, देश संविधान से ही चलता होगा। तो मैं आज आपके सामने बताता हूँ। एक तो 30 मिनट हमको लिया नहीं, मामला शिवसेना का है और शिवसेना को ही बोले नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसा देश में माहौल तैयार किया गया वैसा ही
न्यूज 24 नहीं नहीं किशोर तिवारी जी आप पूरा मौका मिलेगा। मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि सुनना जरूरी था, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनको। बोलिए अब। अरे इंपॉर्टेंट बातें थी राजू पांडे की, वो पहले बोले मैं लीगल हूँ, बाद में बोले प्रवक्ता हूँ। अशोक वानखेड़े चलिए ठीक है, अब बात रखिए सर, अपनी बात रखिए सर। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि देश में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के लिए आज रमना जी को अपनी जवाबदारी पूरी करने का समय आया है। अगर आज वो चुप जाते हैं तो देखिए, ये कह रहे था एक ही पिटीशन है, वहां तो 6 पिटीशन है। देखो, सांसदीय प्रजातंत्र और पक्षीय प्रजातंत्र दोनों भी खतरे में आ गए। मेरी बात सुन लो पूरी, तो मैं बताता हूं कि अगर ये इंटरिम भी ऑर्डर नहीं देते हैं तो हो सकता है शिवसेना के ऊपर भी कोई संकट आ जाए। अगर संवैधानिक जो प्रावधान है कि कोई पक्ष छोड़ के जाता है तो उसको दूसरी पार्टी या अपनी पार्टी बनाना पड़ता है। पर अपनी पार्टी बनाने का स्वातंत्र तभी है कि जब वो अपने पदों से राजीनामा देता है। तो मैं कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी में भी शामिल नहीं हुए, कैसे चलेगा? अगर इनको खींच लिया जाए तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी। देखिए, एकनाथ शिंदे ही हो या उनके 40 लोग जो गए हैं वो कहो या 12 लोग कहे, इन्हें प्रलोभन दिए गए, ईडी की इन पे इंक्वायरी चालू है और कोई नैतिकता के सहारे गए नहीं है। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और रमना साहब अगर इसमें आज निर्णय देते नहीं है तो मुझे लगता है कि वो एक गलत परंपरा को आगे लेके जाएंगे। मैं कहता हूं कि पहले इनको तो 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर वो बात करे, ईसीआई को हिदायत दे, ओम बिरला को भी हिदायत दे। वहां तो 2/3 है ही नहीं, वहां तो 13 चाहिए, 12 चाहिए। किशोर जी, वो अदालत का काम है, अदालत देख लेगी, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मैं ये कहती हूँ किशोर जी, आपको क्यों लग रहा है कि जो नई सरकार बनी है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी? ऐसा क्यों लग रहा है शिवसेना को? नहीं, देखो, अनैतिक गठबंधन और वैवाहिक गठबंधन ये अलग होते हैं ना। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, ये ज्यादा दिन नहीं चलते, समाज ही इसको पसंद नहीं करता। देखिए, अंतर्द्वंद से ये लोग नहीं, आपने तो नैतिक गठबंधन बनाया था, आपकी कहाँ चल पाई? 3 पार्टियों की सरकार नहीं चल पाई, वो गिर गई। अरे चल तो अच्छी रही थी, जनता ने भी पसंद किया था, बीजेपी ने गिरा दी ना। अब 3000 करोड़ लगा के कोई गिराएगा तो क्या करे? ईडी के दररोज नोटिस, अरेस्ट वारंट, ये वारंट। अब जिन लोगों के खिलाफ में नोटिस दी, अरेस्ट वारंट निकाले, समन्स पेंडिंग है, वो लोग अगर फाक साफ हो जाते एक दिन में तो ये एक मध्यम वर्गीय पत्रकार जिसके पास पैसे आए वो उसने लौटा दिए, ऐसा भी बताया हुआ है। उस पत्रकार को नहीं किशोर तिवारी जी, इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ईडी को भी अदालत में जवाब देना होता है, ऐसे वो गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, ये सब जानते हैं। अशोक जी, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से मैं ले लेती हूँ जवाब। पत्रकार मत कहिएगा, हाथ जोड़ के विनती, हम पत्रकार भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कोई भी पत्रकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता, वो पत्रकार नहीं है। सामना ही आपका मुखपत्र है, उसको मैं मीडिया का हिस्सा नहीं मानता। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ठीक है किशोर जी, आपको जवाब मिल गया। राजनीतिक विश्लेषक लिखवाना बंद कर दिया, हमारे नाम के सामने पत्रकार लिखवाना भी बंद करवा देंगे क्या? संजय राउत को पत्रकार मत कहिएगा, हाथ जोड़ के विनती। एक जवाब आ रही हूँ, एक मिनट। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप काफी देर से चुपचाप सुन रहे हैं, आप तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा, या फिर ये बीएमसी इलेक्शन को देखते हुए गठबंधन हुआ है? हाँ विपिन जी, देखिए कि ये जो गठबंधन हुआ है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का और भारतीय जनता पार्टी का, ये तो मूलतः कुछ कमाने के लिए हुआ है। सारा पूरा महाराष्ट्र इस बात को जानता है, क्योंकि ना तो ये कोई वैचारिक रूप से बनी हुई गठबंधन है। यदि वैचारिक रूप से जिस हिंदुत्व की बात करते हैं एकनाथ शिंदे साहब, अगर उसकी बात में मान लूं तो अमरावती में एक अकोले परिवार आज तक इंतजार कर रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ जी में से कोई आके उनके परिवार के आंसू पहुंच देता। तो ये हिंदुत्व की बात करना तो
बेफजूल है। ये मूलतः इनका उद्देश्य सिर्फ वहां पर कमाई करने का है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। ये एडहॉक गवर्नमेंट है। कैसी कमाई? सरकार का कमाई पूरी खुली बात हो रही है, पूरा देश इसको सुन रहा है। इसके अलावा और क्या है? क्या उद्देश्य आप मुझे बताइए। पूरे महाराष्ट्र में समय बाढ़ आई हुई है, कोई इनका एक मंत्री, कोई इनके कार्यकर्ता, कोई इनके नेता क्या वहां पर किसी पे किसान के साथ जाके खड़े हुए, क्या किसी जगह पे जा रहे हैं? हमारी पार्टी के आदरणीय पवार साहब के अलावा कोई दूसरी ये इसमें से जो एकनाथ शिंदे साहब और जो सरकार है, जिसमें से एक भी आदमी नहीं गया। खाली शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग ही जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बात करूं, आपके साथी कुछ कहना चाह रहे हैं ब्रजमोहन जी, बोलिए किशोर जी। जी, अरे ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, अगर ये पीड़ितों के पास चले जाएंगे तो सरकार गिर जाएंगी। ये तो दिल्ली भी आते हैं तो अमित शाह कहते हैं जल्दी लौट जाओ, नहीं तो वो विधायक भाग जाएंगे। अरे बहुत परिस्थिति खराब है यहाँ तो। डेली काउंट चालू है, डेली काउंट। कौन दिल्ली छोड़ के बम्बई जाके छोड़ के जाएगा? ब्रजमोहन जी, मुझे लगता है आपकी बात किशोर जी ने बोल दी है। मैं एक ही बात और कहना चाहता हूँ, बहुत अफसोस की बात है कि पूरे महाराष्ट्र को राजनीतिक रूप से अस्थिर कर दिया है। और ईडी का प्रभाव तो इतना है कि कई मुंबई में किसी एक बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। नहीं, कई बार मैं ये सोचती हूँ सर, आप भी इतने सीनियर लीडर हैं, शरद पवार जी इतने सीनियर लीडर हैं, जो पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, कार्यकर्ता है, और वो किसी के बहकावे में आ जाता है, लालच में आ जाता है, ये कैसी वफादारी है पार्टी के साथ? कुछ तो अंदर खाने हुआ होगा ना सर, वरना ऐसे कोई बेवफा नहीं करता है, बेवफाई नहीं करता है। जी, आप भी इस बात को जानती है, ये खाली ईडी का, अगर ईडी को सच बात कहा। अरे सर, ईडी जहां पर गई है खाली हाथ नहीं लौटी है, ये भी आपको मालूम है। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजीव जी के पास जा रही हूँ। अशोक जी बोलिए। इसी लोगों की तरफ है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो आदरणीय मोदी जी ने 11 मंत्रियों को हटाया था, उनमें से किसी एक मंत्रालय की फाइल देश के सामने रखते, वो 100 फाइलें रखते हम लोगों के सामने, हम बता देंगे कि क्या हकीकत है उसकी। क्यों निकाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन 11 लोगों को? क्या वो ईमानदार लोग थे? वो पूरी तौर से भ्रष्ट लोग थे। और अगर भ्रष्ट नहीं थे तो आदरणीय मोदी जी आके देश को संबोधित करके बताएं कि वो लोग ईमानदार थे और मैंने उनको ईमानदारी के कारण हटाया। अगर आप हम लोगों को फाइल तक नहीं पहुंचने देंगे, हमको उसकी हकीकत नहीं जानने देंगे, तो ईमानदारी की बात तो सच्चाई बताने से रोका किसने है? एक मिनट रुकिए सर। अशोक सर मैं 1 मिनट आ रही हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।